पर इस बार भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेज नहीं थे बल्कि कोई और था। आजाद होते ही बड़े बड़े शक्तिशाली देशों के लिए भारत एक नया टारगेट बन गया था। इंडियन गवर्नमेंट में अपने लोगों को भर्ती करना भी शुरू कर देती है, जिसके सबसे पहले शिकार बनते हैं कृष्णा मेनन, और इसीलिए वो लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के पद से हटाने की कोशिश में लग गई थी। और अब बारी थी भारत को दोबारा से कॉलोनाइज करने की। इसीलिए उन्होंने अपना ध्यान सीपीआई से शिफ्ट करके डायरेक्ट इंदिरा गांधी पर लगा दिया। शिवराज सिंह ने ही भारत में मौजूद अपने एजेंट्स के इस्तेमाल से इंदिरा गांधी को इमरजेंसी डिक्लेयर करने को मजबूर किया था। हमें बचपन से आक्रमणकारियों, हत्यारों और अंग्रेजों के बारे में तो भर भर कर ज्ञान दिया गया, लेकिन उन लोगों के बारे में एक लाइन भी नहीं बताई गई जो हमारे देश के सच्चे हीरो थे। और ऐसा सिर्फ आज़ादी के पहले के इतिहास के साथ नहीं बल्कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के इतिहास के साथ भी किया गया है। हमें जो पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, वो इतिहास असल इतिहास से बिल्कुल अलग है। और आज की ये वीडियो भारत के ऐसे ही डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री के एक चैप्टर पर बनी है, जिसमें भारत को एक बार फिर से गुलाम बनाया गया, पर इस बार भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेज नहीं थे बल्कि कोई और था। कोई ऐसा जो ब्रिटिशर्स की तरह डायरेक्टली भारत पर अपना शासन नहीं करना चाहता था, बल्कि उसने यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को अपने हाथ की कठपुतली बना के भारत को 1990 तक अपनी उंगलियों पर नचाया था। पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कौन थे वो जिन्होंने भारत को दोबारा से कॉलोनाइज किया? इसके पीछे उनका मकसद क्या था और उन्होंने ऐसा कैसे किया? आज के इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। साथ ही भारत के उस डार्क पास्ट को भी आपके सामने रखने वाला हूं, जिसे भारत के अंदर कहीं दबा दिया गया है। आज की हमारी जो कहानी है उसको न सिर्फ राजनीति की धूल से मिटाया गया, बल्कि वो कहानी है जिसे हमसे हमेशा से छुपाने की कोशिश की गई। ये कहानी है रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी की, जिसके बारे में आज भारत के किसी इतिहास की किताब में जिक्र तक नहीं मिलता है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947 ये वही दिन था जिस दिन ऑफिशियली भारत को ब्रिटिशर से आज़ादी मिल गई थी और दुनिया के नक्शे पर भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में अपनी जगह बना चुका था। लेकिन आज़ाद होते ही बड़े बड़े शक्तिशाली देशों के लिए भारत एक नया टारगेट बन गया था। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां यहाँ पर अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में जुट चुकी थी। इसके लिए अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को काम पर लगाया था, तो वहीं दूसरी तरफ USSR ने अपनी खुफिया एजेंसी KGB की सहायता से यहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा भारत देश सेल पर था। एक तरफ KGB भारत की एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने की कोशिश में लगी हुई थी, तो दूसरी ओर CIA इस पर अपना दबदबा कायम करना चाहती थी। भारत की आज़ादी के टाइम पे अमेरिका और USSR के बीच कोल्ड वार का दौर चल रहा था। दोनों ही देश अपने अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया में फैलाने की होड़ में लगी हुई थी। एक तरफ अमेरिका अपना डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म का पाठ दुनिया को पढ़ाने में लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ USSR अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा को पूरी दुनिया में पहुंचाने में लगा हुआ था। हालांकि उस समय पर भारत ने दोनों ही आइडियोलॉजी में डायरेक्ट इंटरेस्ट न दिखाते हुए नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत करी और खुद को इनसे इंडिपेंडेंट रखा, जिसके बाद अमेरिका और USSR दोनों ने ही अपने इस काम को अंजाम देने के लिए दूसरे तरीके अपनाने शुरू किए। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस का असर न होने पर दोनों ही देशों ने अपनी अपनी सीक्रेट एजेंसी CIA और KGB को काम पर लगाया, और इन दोनों ही सीक्रेट एजेंसीज ने पूरी दुनिया के देशों पर हुक और क्रुक द्वारा अपना दबदबा बनाना शुरू किया। वैसे तो भारत में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी 1917 में ही आ चुकी थी और 1925 में इस आइडियोलॉजी पर एक पॉलिटिकल पार्टी का भी गठन हो चुका था, लेकिन फिलहाल इसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी और ये सत्ता में भी नहीं थी। KGB ने उन्हें सत्ता में लाने की लंबी प्लानिंग शुरू कर दी थी। सबसे पहले KGB ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपनी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, और नेहरू के 5 ईयर्स प्लान, इंडस्ट्रियलाइजेशन और नेशनलाइजेशन पॉलिसी से ये बात साफ भी होती है कि वो ऐसा करने में कामयाब भी हुए थे। इसके बाद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सत्ता में लाने के लिए और अपनी पपेट गवर्नमेंट को भारत में एस्टेब्लिश करने के लिए KGB ने हनी ट्रैप का सहारा लेना शुरू किया। उसने अपने वेल ट्रेंड फीमेल एजेंट्स द्वारा मॉस्को स्थित इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे ऑफिशियल्स को अपने जाल में फंसाना शुरू किया और फिर उनके कॉम्प्रोमाइज्ड पिक्चर लेकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे वो भारतीय ऑफिसर्स ना चाहते हुए भी KGB के लिए काम करने लग गए और इसके बाद KGB भारत की अर्थव्यवस्था में अपने पांव पसारने की कोशिश में लग गई।
भारत में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए केजीबी ने भारत में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, जिसमें उन्होंने सीपीआई के सेक्रेटरी अजय घोष को इसमें हिस्सेदार बनाया और इससे होने वाले सारे प्रॉफिट्स को सीपीआई के पार्टी फंड में डालना शुरू कर दिया, ताकि इससे सीपीआई एक्टिवली अपना कैंपेन रन कर सके और पूरे देश में कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सके। इस बिजनेस के अलावा केजीबी इंडियन गवर्नमेंट में अपने लोगों को भर्ती करना भी शुरू कर देती है, जिसके सबसे पहले शिकार बनते हैं कृष्णा मेनन। 1957 में कृष्णा मेनन भारत के डिफेंस मिनिस्टर के रूप में कार्यरत थे और वो यूएसएसआर से काफी फ्रेंडली भी थे और केजीबी ने इसका बखूबी फायदा उठाया। डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद साल 1962 में मेनन ने अपना यूएसएसआर प्रेम दिखाते हुए ब्रिटेन से आने वाले लाइटनिंग प्लेन्स को प्रेफरेंस न देकर यूएसएसआर के MiG-21 को प्रेफरेंस दिया और बदले में केजीबी ने उनके तारीफ में भर भर के न्यूज आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स भारत की मीडिया एजेंसी द्वारा पब्लिश कराए। इस तरह अलग अलग ऑफिशियल्स को लालच देकर केजीबी ने भारत के सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट कर लिया और अब बारी थी सत्ता अपने हाथ में लेने की, यानी कि टेक ओवर करने की। अभी तक यूएसएसआर और केजीबी के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो अपने चाल में कामयाब भी हो रहे थे, लेकिन 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुए इंडो चाइनीज वार ने केजीबी का खेल खराब कर दिया। इस वार में मेनन द्वारा बरती गई इग्नोरेंस की वजह से उनके खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ गया और उनसे इस्तीफे की डिमांड काफी बढ़ गई। नतीजन कृष्णा मेनन को डिफेंस मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा और ये केजीबी के लिए पहला बड़ा झटका था। इसके बाद 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौत ने उन्हें दूसरा झटका दिया, क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री सत्ता में आए, जो कि एक कट्टर राष्ट्रवादी नेता थे। और केजीबी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती थी कि अगर लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे तो भारत की सत्ता को टेक ओवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और इसीलिए वो लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के पद से हटाने की कोशिश में लग गई थी। इसी बीच 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया और इसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। युद्ध में हार के बाद सोवियत यूनियन ने 10 जनवरी 1966 को ताशकेंट में भारत और पाकिस्तान समझौते के लिए भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान को आमंत्रण भेजा। दोनों प्रधानमंत्री ताशकेंट पहुंचे और उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए। उस रात लाल बहादुर शास्त्री खाना खाने के बाद अपने होटल के कमरे में टहलते हुए दिखाई दे, जिसके कुछ ही घंटे बाद रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई। यानी कि भारत का एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री समझौते के लिए ताशकेंट जाता है, एग्रीमेंट पर साइन करता है और रात में अचानक उनकी मौत हो जाती है। ये कहानी अगर आप किसी आम इंसान को भी सुनाएंगे तो उसे दाल में कुछ काला जरूर नजर आएगा, लेकिन भारत में मौजूद ऑफिशियल्स को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, या फिर उन्होंने जानबूझकर इस घटना को हल्के में लिया। डेड बॉडी पर कट मार्क्स, काली स्किन और शास्त्री जी के द्वारा थर्मस की तरफ इशारा करने के बावजूद भी उनकी मौत का पता लगाने के लिए किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यह कार्य नहीं सौंपा जाता है, यहां तक कि उनका पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाता है। और इस सब की वजह थी शास्त्री जी की कट्टर राष्ट्रवादी सोच और अपने देश के प्रति अटूट प्रेम। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप ये क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं कि आखिर कैसे शास्त्री जी की मृत्यु हुई और इसमें सीधे सीधे किसका हाथ हो सकता था। शास्त्री जी की मौत के बाद जहां प्रधानमंत्री का पद मोरारजी देसाई को मिलना चाहिए था, वहां ये पद इंदिरा गांधी को मिला और इसके पीछे केजीबी के एक बड़ी पक्की पुरानी प्लानिंग थी। लेकिन कैसे, इसके लिए मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। 1953 यूएसएसआर। इस टाइम पर पहली बार इंदिरा गांधी सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर की यात्रा पर जाती है, जहां यूएसएसआर उन्हें अपने इन्फ्लुएंस में लेना शुरू करता है। वो उनके आसपास हैंडसम एडमिरल को लगा देता है जो हर बात पर इंदिरा गांधी की तारीफ करते रहते हैं। इसके बाद फिर साल 1955 में इंदिरा गांधी पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ वापस यूएसएसआर आती हैं और वहां पर भी यूएसएसआर उन्हें अपने इकोनॉमिक सक्सेस और मॉडर्नाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराता है और इंदिरा गांधी ये देखकर काफी इन्फ्लुएंस भी हो जाती हैं। पर आपको क्या लगता है कि यूएसएसआर और केजीबी ये सब क्यों कर रही थी? क्योंकि यूएसएसआर को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि इंदिरा गांधी भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री पद की प्रबल दावेदार हैं और अगर वो सत्ता में आई तो उन्हें यूएसएसआर के हाथ की कठपुतली बनाना काफी आसान होगा। और उनका यह सपना सच तब हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हो गई और उनकी जगह श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।
1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन अभी इसे केजीबी को कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि इंदिरा गांधी उनके बस में नहीं थी। इसलिए केजीबी ने एक बार फिर आने वाले 1967 के इलेक्शन के लिए सीपीआई को फंडिंग देना शुरू कर दिया, जिसके बाद चुनावी परिणाम तो भले ही सीपीआई के पक्ष में नहीं आए, लेकिन उन्होंने भारत के अंदर 30 से 40% वोट शेयर अपने नाम जरूर कर लिया था। यानी कि अब इंडियन पार्लियामेंट में 30 से 40% ऐसे एमएलए थे जो कि केजीबी के सपोर्ट में थे, और ये केजीबी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उधर 1967 में चुनाव की जीत के बाद कांग्रेस के अंदर पीएम पद के लिए बहस छिड़ जाती है, लेकिन अंत में इंदिरा गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाया गया। साथ ही मोरारजी देसाई को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। पर चूंकि इस वजह से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की पावर घट गई, इसलिए केजीबी ने 1969 में एक चाल चली और एक लेटर भेजकर मोरारजी देसाई को फाइनेंस मिनिस्टर के पद से हटा दिया, जिसके बाद मोरारजी देसाई ने गुस्से में आकर डिप्टी पीएम के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इसी साल कांग्रेस के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी मतभेद हो गया, जिससे पार्टी दो भागों में बंट गई। इंदिरा गांधी की कांग्रेस को कांग्रेस आर कहा जाने लगा और सिंडिकेट की पार्टी को कांग्रेस ओ। बंटवारे के बाद इंदिरा गांधी एक लॉन वोल्फ बन चुकी थी और अब सत्ता की सारी पावर उन पर आकर कॉन्सेंट्रेट हो चुकी थी। और चूंकि उन्हें 1971 के चुनाव भी जीतने थे, इसलिए उन्होंने सीपीआई के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया था। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीपीआई पार्टी किसके फंड से चलती थी, केजीबी। यानी कि फाइनली केजीबी ने भारत के अंदर रूलिंग पार्टी को टेक ओवर कर लिया था और अब बारी थी भारत को दोबारा से कॉलोनाइज करने की। 1971 में सीपीआई की मदद से और केजीबी के सीक्रेट सपोर्ट की सहायता से एक बार फिर इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद हासिल कर लिया, लेकिन अब भी सीपीआई इसमें एक एक्टिव रोल नहीं निभा पा रही थी और केजीबी सीपीआई को फंडिंग दे देकर थक चुकी थी। इसीलिए उन्होंने अपना ध्यान सीपीआई से शिफ्ट करके डायरेक्ट इंदिरा गांधी पर लगा दिया, जिसके बाद फाइनली भारत में यूएसएसआर का कॉलोनियल पीरियड शुरू हुआ। इंदिरा गांधी को अपनी तरफ करने के लिए केजीबी ने इंदिरा गांधी को सूटकेस में भर भर के पैसे देना शुरू कर दिए और बदले में इंदिरा गांधी लेफ्ट और सीपीआई लीडर्स को अपने कैबिनेट का हिस्सा बनाने लगी। जैसे कि सीपीआई लीडर मोहन मंगलम को माइन मिनिस्ट्री थमा दी गई और इस मिनिस्ट्री में आते ही उन्होंने कोल इंडस्ट्री को नेशनलाइजेशन कर दिया, जो कि ऑब्वियसली केजीबी की वजह से हुआ था। इसके बाद भी केजीबी का फंडिंग का काम जारी रहा और उसने $2.5 मिलियन की सीक्रेट फंडिंग इंडिया में अलग अलग ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए रिलीज किए थे। और तो और स्पेशली 10 लाख रुपए तो केजीबी सिर्फ मीडिया हाउसेस को ही फंड करती थी, ताकि वो इंदिरा गांधी के तारीफ में आर्टिकल्स और न्यूज लोगों तक पहुंचा सके। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1970 के दशक में 10 लाख रुपए भी एक काफी बड़ा अमाउंट होता था। रिपोर्ट्स की माने तो 1972 में इंडियन न्यूज़पेपर में ऐसे 3789 आर्टिकल्स पब्लिश कराए गए थे। 1974 में 4486 आर्टिकल्स और 1975 में टोटल 5510 आर्टिकल्स पब्लिश कराए गए थे। पर यहाँ पर एक सवाल जो आपके जहन में भी आ रहा होगा कि आखिर केजीबी इतने सारे पैसे इंदिरा गांधी पर खर्च क्यों कर रही थी, आखिर इसके पीछे क्या राज था। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 1971 के इलेक्शंस को इलीगली जीतने का दोषी माना और उसे 6 साल तक के लिए इलेक्शन लड़ने से बैन कर दिया, जिसके रिएक्शन में इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की और इस वजह से कुछ समय के लिए उनकी कुर्सी बच गई। लेकिन इसके बाद देश के अंदर की जनता, अपोजिशन और मीडिया काफी आक्रोश में आ चुकी थी और इंदिरा गांधी से बार बार इस्तीफे की डिमांड कर रही थी और इसके बाद भारत के वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री का पद छिन जाने के डर से इंदिरा गांधी इतनी डर चुकी थी कि उसने किसी तरह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके 25 जून 1975 को पूरे भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इमरजेंसी डिक्लेयर होते ही भारत में डेमोक्रेसी का गला घोट दिया गया, लोगों के अधिकार छीन लिए गए, लाखों नेताओं और एक्टिविस्ट को जबरदस्ती जेल के अंदर डाल दिया गया, मीडिया हाउसेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स सबके प्रिंटिंग्स और पब्लिशिंग पर बैन लगा दिया गया और तो और भारत के संविधान तक के साथ इंदिरा गांधी द्वारा छेड़छाड़ की गई। और ये सब इंदिरा गांधी ने किसके दबाव में आके किया था? केजीबी के। इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी खुद मॉस्को पहुंची और वहां पर उनका खूब जोरदार स्वागत किया गया। और अगर आप द आर्काइव्स ऑफ मित्रोखिन पढ़ेंगे तो आपको ये तक जानने को मिलेगा कि केजीबी के चीफ डायरेक्टोरेट लियोनिड शेबार्शिन ने ही भारत में मौजूद अपने एजेंट्स के इस्तेमाल से इंदिरा गांधी को इमरजेंसी डिक्लेयर करने को मजबूर किया था, क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि इंदिरा गांधी भारत में उनके पपेट के रूप में काम करती रहे और उन्हें भारत के सीक्रेट पता चलते रहे। यहाँ पर केजीबी ने एक तीर से दो शिकार कर दिए थे। पहला तो अब वो इंदिरा गांधी से हर
वो काम करवा पा रहे थे जो वो चाहते थे। इमरजेंसी इसका एक प्राइम एग्जाम्पल था। और दूसरा, केजीबी की जगह अगर कोई और ताकतवर देश भारत पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता तो केजीबी उसको आराम से साइड कर सकती थी, क्योंकि अब केजीबी के पास भारत की गवर्नमेंट भी थी और भारत की हर एक इंफॉर्मेशन भी। और इसी का नतीजा है कि अमेरिका भारत में अपनी विचारधारा फैलाने में नाकामयाब रहा और केजीबी अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा यहाँ छोड़कर चली गई और आज भारत में इतनी सारी कम्युनिस्ट विचारधारा की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हालांकि इंदिरा गांधी की मौत के बाद भारत की राजनीति में काफ़ी सारे बदलाव हुए और उसी टाइम पर यूएसएसआर में भी काफ़ी सारे इंटरनल प्रॉब्लम शुरू होने लगे और इसके 5-7 सालों बाद ही यूएसएसआर भी अनेकों हिस्सों में टूटना शुरू हो गया और इसके काफ़ी सारे छोटे छोटे राज्य अलग होकर अलग अलग देश बन गए। और लास्ट में ये जो सबसे बड़ा भूभाग है जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, इसको आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, जो आज उतना पावरफुल नहीं रहा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।